आपके साथ मैं अदिति त्यागी। आप जानते हैं 6 बजने को है, यानी वक्त हो गया है हमारे जनसंवाद अभियान का, जिसके तहत हम आपको मौका देते हैं अपना सवाल पूछने का, जिसके जवाब हम लेते हैं हमारे मेहमानों से, जानकारों से। रोज की ही तरह मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ, लेकिन जल्दी से आपको बताती हूँ आज हम किस पर बात करने वाले हैं। पहले तो देख लीजिए नंबर, आपके पास अगर कोई सवाल है तो इस नंबर पर हमें मैसेज कर दीजिए और हैशटैग जंग लड़ रहा है हम और आप कोरोना को हराने के लिए लॉकडाउन के जरिए सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, महामारी से महायुद्ध के बीच जमात है जिसने सामुदायिक संक्रमण का खतरा शहर पर जरूरी यह भी हो जाता है कि जमात की सोच से इत्तेफाक रखने वाला अफवाह गैंग अब सोशल मीडिया पर देश विरोधी प्रचार कर रहा है और इसका लिंक सोचिए जरा हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो एक तरफ अफवाहें हैं और दूसरी तरफ जमात का मौलाना है जो अभी तक फरार है, कानून के डर से कहीं छिपा बैठा है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। और जी न्यूज की तरफ से शुरू किए गए इस सबसे बड़े जनसंवाद अभियान में हमसे अफवाह और मौलाना की गिरफ्तारी को लेकर बड़ी संख्या में सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आपको बताया, मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ, सबका मैं रुक करूंगी। इसी बीच आपको ये भी याद दिला देती हूं मैं कि प्रधानमंत्री की अपील आपको याद होगी, रविवार रात 9 बजे 9 मिनट के लिए क्या आपने भी संकल्प कर लिया है? आप ये भी हमें मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए बता सकते हैं। हैशटैग AskZ पर ट्वीट करके भी अपना मैसेज हम तक पहुंचा सकते हैं। दिया जलाओ की जो अपील है प्रधानमंत्री मोदी की। लेकिन जल्दी से आपको बता देती हूं कौन से खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ, फिरोज बख्त अहमद चांसलर हैं मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के, हमारे साथ पवन दुग्गल हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, क्योंकि बड़ी लेवल पर बड़ी संख्या में सोशल मीडिया पर वीडियोस ट्वीट किए जा रहे हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हैं, सीनियर डॉक्टर हैं प्राइमस हॉस्पिटल के। हमारे साथ प्रेम कुमार पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं। हमारे साथ विक्रम सिंह जी हैं, फॉर्मर DGP हैं यूपी पुलिस के, और साथ ही डॉक्टर शाहिद अली स्पोक्स पर्सन है तबलीगी जमात के। तो सबसे पहले मैं जल्दी से एक सवाल ले लेती हूँ, क्योंकि सवाल आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और सवाल ये, टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर अफवाह फैलाने वाले वीडियो जो चल रहे हैं, क्या सरकार उनसे सख्ती से निपट पाएगी? सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी, इसी पर आपका जवाब सर, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से भारत के खिलाफ ये दुष्प्रचार किया जा रहा है। जो भारत के करोड़ों लोग कोशिश कर रहे हैं महामारी को हराने की, उसी कोशिश को कमजोर करने की कोशिश ये दूसरा अफवाह गैंग कर रहा है। सुधांशु त्रिवेदी जी तक आवाज पहुंच रही है हमारी? सुधांशु जी आप तक आवाज पहुंच रही है क्या मेरी? चलिए, अच्छा, टेक्निकल खामी के चलते आवाज उनकी पहुंच नहीं पा रही है। संजय हमारे दर्शक हैं, क्या कह रहे हैं, जरा उनका सवाल सुन लेते हैं जल्दी से। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ क्यों नहीं कड़ी कार्रवाई की जाती है? सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से कोरोना का इलाज, कोरोना के बारे में भ्रामक विचार और बहुत सारी अनगिनत बातें फैलाई जा रही हैं। सरकार और लोकल पुलिस क्या कर रही है? सरकार और लोकल पुलिस क्या कर रही है अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ? सुधांशु त्रिवेदी, दोनों सवाल मैंने उससे पहले आपसे पूछा, टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर अफवाह फैलाने वाले वीडियो जो चल रहे हैं उनसे सरकार कैसे सख्ती से निपटेगी, ये हमारे एक दर्शक का सवाल। और दूसरा सवाल, सोशल मीडिया पर जो अफवाह फैला रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई कब और कैसे? टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर अफवाह फैलाने वाले वीडियो जो चल रहे हैं उनसे सरकार कैसे सख्ती से निपटेगी, हमारे एक दर्शक का सवाल। देखिए, सरकार इस विषय पे पूरी सतर्कता के साथ और पूरी सजगता के साथ क्रियाशील है। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि जहां जहां पर इस ढंग की कोई गतिविधि प्रकाश में आ रही है, सरकार उसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई कर रही है। और यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इतना वास्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया है कि यदि हम सारी की सारी अपेक्षा केवल सरकार से करेंगे तो जहां करोड़ों लोग अपने तरफ से कोई ना कोई वीडियो देते हैं तो सरकार को तो पता लगाने में एक आध दिन लग जाएगा उसमें। इसलिए इस समय इस व्यवस्था को सफल बनाने के लिए, जैसे लॉकडाउन की व्यवस्था है, तो हर एक व्यक्ति को यह संकल्प लेना है कि हमें घर से बाहर नहीं निकलना है। ऐसा नहीं कि हमारे घर के बाहर पुलिस वाला खड़ा होगा तभी हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे।
उसी प्रकार से अफवाह फैलाने के मामले में हम सबको एक स्वयं भी संकल्पबद्ध और प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता है। यह हमें सिर्फ अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि जब तक पकड़ा नहीं जाएगा तो हम ऐसा करेंगे। और ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिन लोगों का समाज में प्रभाव है, जो धर्मगुरु हैं, सेलिब्रिटीज हैं, अन्य लोग हैं, उनको यह अपील विशेष रूप से करनी चाहिए कि इस प्रकार की अफवाहों पर कोई ध्यान न दे। और मुझे तो दुख इस बात का भी होता है, कहां गए वो लोग जो कहते थे रैशनलिस्ट, जो कहते थे साइंटिफिक थिंकिंग की बात करो, जो धार्मिक अंधविश्वास निर्मूलन समिति की बात करते थे। आज उनमें से कोई नजर ही नहीं आ रहा है। कोई एक शब्द कहने को तैयार नहीं है कि इस प्रकार के धार्मिक अंधविश्वास से मत पढ़ो। ये अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक और विडंबनापूर्ण प्रतीत हो। तो चलिए हमारे एक और दर्शक का सवाल है, धीरज उनका नाम है, क्या कह रहे हैं, सवाल सुन लेते हैं। बंद नहीं किए जा सकते। इन्हें बंद नहीं किया जा सकता, धीरज गुप्ता ये सवाल पूछ रहे हैं। विक्रम सिंह जी, मैं आपसे ले लेती हूँ ये सवाल सर। अदिति जी, मैं एक बात सुन पाएगा, क्या नहीं बंद किया जा सकता? सर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप, टिकटॉक, फेसबुक। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा अदिति जी, और जिन्होंने पूछा है बहुत अच्छा सवाल है। केवल उत्तर प्रदेश में इस चीजों को लेकर के 7,000 से ऊपर एफआईआर की गई हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं, और इसके अलावा ये मान के चलिए कि साइबर सेल प्रत्येक राज्य में है, प्रत्येक जनपद में है। उसके आधार पर यह ठीक है कि हो सकता है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देश के बाहर हैं उन पे कार्रवाई में समय लगेगा, लेकिन जो इसका प्रचार प्रसार करा रहे हैं, सुधांशु जी ने बड़ी अच्छी बात कही, अगर हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उस मैसेज का, पाकिस्तान से आए हुए मैसेज को हम वायरल कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है, पवन डुग्गल साहब से प्रकाश डालेंगे, आईटी एक्ट और आईपीसी के अंतर्गत इस पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। हाँ, ये ठीक है कि उसके गिरफ्तारी का खुलासा बहुत ज्यादा नहीं किया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई पूरी तरीके से हो रही। आईटी सेल और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट पूरी तरह से सजग है इसमें अदिति जी। जी, हमारे एक और दर्शक है कादरी यास्मीन, उनका कहना है नकली मौलाना साद की गिरफ्तारी कब, जब वो जाकिर नाइक की तरह देश से फरार हो जाएगा? क्या ये एक सवाल यहां पर उठ रहा है। साथ ही एक और दर्शक है नाम, वो कह रहे हैं मौलाना साद सबसे बड़ा दुश्मन है, जमात के साथ खड़े हैं, क्या उन्हें भी देश का दुश्मन ना माना जाए? ये सवाल यहां पर उठ रहा है। मौलाना साद सबसे बड़ा दुश्मन है, जमात के साथ खड़े हैं, क्या उन्हें भी देश का दुश्मन ना माना जाए? शाहिद अली जी, आपसे है सवाल मेरा। जी, अच्छा, आपने मुझसे सवाल किया है, मैं इसका जवाब दे देता हूं। देखिए, मौलाना साद साहब को नोटिस एक आता है पुलिस का, सेक्शन 91 का, जिसमें उसमें इंफॉर्मेशन उससे मांगी जाती हैं। मौलाना साद साहब उसका जवाब देते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं कि गिरफ्तारी कब होगी। जो आपने एफआईआर शायद पढ़ी होगी, उस एफआईआर में कुछ भी ऐसा नहीं है कि उनको गिरफ्तारी की जरूरत हो। अगर पुलिस को उनकी गिरफ्तारी की जरूरत होगी तो पुलिस की नोटिस में है, पुलिस की नॉलेज में है। मौलाना साद साहब नोटिस उनको मिला है, इसका मतलब यह है कि मौलाना साद साहब पुलिस की नॉलेज में भी है, नोटिस में भी है, नोटिस का जवाब दिया है। इसका मतलब मौलाना साद साहब कहीं भी गए हुए नहीं है, यहीं पर हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो एक नैरेटिव चल रहा है कि मौलाना साद साहब फरार हैं या मौलाना साद साहब कब गिरफ्तार होंगे, देखिए ये काम पुलिस का और कोर्ट का है। ये काम हमें, मेरे ख्याल है, पुलिस और कोर्ट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। पुलिस को जो चीज की जब जरूरत होगी पुलिस चीज को कर लेगी। यहां पर जो मीडिया ट्रायल चलता है, ये मीडिया इन्वेस्टिगेशन चलती है, मेरे ख्याल है वो नहीं होना चाहिए। ये गलत है, ये पूरी तरह से गलत है। अब मौलाना साद साहब को एक नोटिस आता है, उसमें जानकारियां मांगी जाती हैं। मौलाना साद साहब से अगर पुलिस कहती है आपको गिरफ्तार करना चाहते हैं, ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं, मीडिया ट्रायल कोई नहीं कर रहा। प्लीज डोंट गेट इनटू दैट विक्टिम नैरेटिव। देयर आर सम क्वेश्चंस एंड यू शुड बी आंसरिंग दोस क्वेश्चंस। मैं नहीं कह रही हूं, हेल्थ मिनिस्ट्री कह रही है। 30 से 35% केसेस, 1023 केसेस कहां से आए हैं सर? चलिए आप ही बता दीजिए मुझे, किससे ताल्लुक बताया उन्होंने? अकाउंटेबिलिटी इस देश में किसी की फिक्स होगी सर? नहीं होगी। मैडम जवाब मैं दे दूं? हाँ सर दीजिए जवाब, लेकिन मीडिया ट्रायल मत बताइएगा सर। अकाउंटेबिलिटी को मीडिया ट्रायल मत बनाइए। आपको, अब आपने हेल्थ मिनिस्ट्री का सवाल किया, मैं आपको वही जवाब दे रहा हूं। 30% आपने कहा कि साहब जमात की वजह से ये फैले हैं, 70% किसकी वजह से फैले हैं? आपके पास इस बात का कोई जवाब है? देखिए, इस मुल्क के अंदर कोरोना वायरस पैदा नहीं हुआ है। कोरोना वायरस पैदा हुआ वुहान से, यानी जो लोगों ने चीन से ट्रेवल किया हिंदुस्तान के लिए या दूसरे मुल्कों से ट्रेवल किया,
उन लोगों को अगर एयरपोर्ट पर रोक करके उनकी जांच कर ली होती, मैं दर्शकों के सवालों को जवाब देती हूं सर, मैं दर्शकों के सवालों को जवाब देती हूं। डॉक्टर शाहिद अली, जस्टिफिकेशन में मत जाइएगा सर मेरे साथ। मेरा सवाल आपसे था 30 to 35% के लिए आपकी अकाउंटेबिलिटी, उस पर जवाब दीजिए। आपने जवाब दिया नहीं। बहरहाल गजेंद्र जैन ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर देश विरोधी और भड़काऊ पोस्ट की इजाजत कब तक दी जा सकती है? सुधांशु त्रिवेदी, दीजिए जवाब। देखिए, जो अभी फेसबुक, टिकटॉक आदि पर गलत रीत का इस्तेमाल किया जा रहा है, भड़काऊ पोस्टें डालकर एक देश विरोधी काम जो हो रहा है, तो इस पर लगाम सरकार नहीं तो और कौन लगा सकता है? सुधांशु जी, आपका जवाब सर। हाँ, जो देखिए, जो अभी हमारे तबलीगी जमात के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे और जो आपके दर्शक ने कहा, दोनों का कंसर्न जायज है, परंतु यहां पर समस्या ये है कि जब वो वीडियो याद करिए जिसमें निजामुद्दीन थाने के एसएचओ इनके प्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं, तो इनके प्रतिनिधियों ने क्या कहा कि साहब 1000 लोग हैं, इनको बाहर जाने की व्यवस्था कराइए। तो उन्होंने कहा एसडीएम से बात करिए, तो उन्होंने कहा एसडीएम का नंबर दे दीजिए। अब इतना बड़ा आप आयोजन कर रहे हैं, चलिए वो भी मान लिया। उन्होंने कहा 1000 लोग हैं। एसएचओ ने पूछा कहां के हैं, तो कहा बाहर के हैं। नाम क्या लिए शहरों के? बनारस के हैं, लखनऊ के हैं, बिजनौर के हैं। ये बताया ही नहीं कि 281 विदेश के हैं, जो सबसे बड़ा खतरनाक बात थी। जैसा अभी तबलीगी जमात के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि ये तो बाहर से आया है, इसीलिए मैं कह रहा हूं भारत ही नहीं, दुनिया में कोई उदाहरण बताइए जहां 281 लोग विदेश से आए हुए एक छत पे रखे बैठे हुए हो और वो बात सरकार से छुपाई गई हो। इसका अर्थ ये हुआ कि अब आगे से चाहे कोई भी मजहबी तंजीम क्यों ना हो, उसके जिम्मेदार लोगों के द्वारा किए कहे गए बयान को उनकी फेस वैल्यू पर न लिया जाए और पुलिस को सीधे अंदर घुस कर तहकीकात करनी चाहिए थी। क्या इस बात से सहमत है? अब अगर आगे से तो आगे से यही होगा। आलोचना की जा रही हो, बिल्कुल, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति, वो टैकल नहीं कर पा रहा है। इटली दूसरे नंबर की स्वास्थ्य सुविधाएं देते हुए टैकल नहीं कर पा रहा। बजाय दोषियों को सजा देने के लोग और राजनीतिक दल जी और राजनीतिक दलों के तमाम नुमाइंदे सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। मेरे ख्याल से 3-4 बिल तो हमें अपने आप में विवश करते हैं कि हमें आत्मावलोकन करना चाहिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि हम राजनीति में किस सीमा तक जा रहे हैं। बिल्कुल, आप कह रहे हैं इंट्रोस्पेक्शन की बात, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कॉन्स्पिरेसी की। सभी मेहमानों से एक बार फिर से अपील करूंगी, जब आप जवाब दें तो संक्षेप में रखें, क्योंकि हमारे ज्यादा से ज्यादा दर्शकों के सवाल लेने की कोशिश हमारे इस जनसंवाद अभियान के तहत हम करते हैं। दीपक मदन क्या सवाल पूछ रहे हैं वो सुन लीजिए आप। मेरा सवाल मिस्टर मुजीबुर रहमान से है, जो ये बार बार आपके टीवी पे भी दिखा रहे हैं कि न्यूज में दिखा रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि वो हॉस्टल है। हॉस्टल में क्या इनके ये सिखाया जाता है कि जो इनका इलाज करने आए उनके आप ऊपर थूको और आप कपड़े उतार के उनके सामने घूमो, और ये चीज हर जगह हो रही है, तो क्या गवर्नमेंट का इनिशिएटिव ये नहीं होना चाहिए कि इन लोगों को अरेस्ट कर दे शुड नॉट बी गिवन एनी मेडिकल फैसिलिटी, इनफैक्ट उनके ऊपर केस चलाना चाहिए और उनको सख्त सजा देनी चाहिए? ठीक है, ये सवाल मैं डॉक्टर शाहिद अली आपसे लेती हूं सर। इस आवाज में आपको गुस्सा भी दिखा होगा सर। जी देखिए, जो थूकने वाला मामला था बॉम्बे का, वो 1 महीने पहले का मामला निकला, वो बात झूठ निकली। जो इंदौर वाला मामला था वो बात झूठ निकली। जो गाजियाबाद वाला मामला है उस मामले में कहा गया कि आपके साथ कोई वीडियो है, आपका जो हॉस्पिटल है वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आप उसको कुछ दिखा दीजिए, वो भी नहीं दिखा पाए। अब जो इल्जामात लगाने की बात है आदित्य जी, एक चीज को सोचने की बात है कि एक जमात इस मुल्क के अंदर पैदा हुई है, इस मुल्क के अंदर 70 साल से काम कर रही है। उस जमात के खिलाफ एक भी इल्जामात कभी नहीं लगा, ना कोई रूल तोड़ने का, ना कोई कानून तोड़ने का, ना कोई रेगुलेशन तोड़ने का। अचानक से आप उनके खिलाफ इतने सारे इल्जामात लगा रहे हैं। इस नैरेटिव को समझना होगा कि आखिर वो क्यों लग रहे हैं। देखिए, कोई भी सरकार है जिसके पास में कानून है, जिसके पास में एजेंसियां हैं, वो कुछ भी तरह का अपना नैरेटिव चला सकती हैं, एफआईआर कर सकती हैं, सारी चीजें कर सकती हैं। हमें यह देखना होगा क्या वो एफआईआर सही है, क्या वो एफआईआर सही नहीं है। अगर किसी ने गलती की है उसको सजा मिलनी चाहिए और सख्त सजा मिलनी चाहिए। नैरेटिव में चले गए। मैं आपसे जनता का एक ऑनेस्ट सवाल था, उसको आपने क्या पॉलिटिकल स्पिन देना शुरू कर दिया सर? प्लीज
आप तो हर किसी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं सिवाय जमात के सब। आपको खुद मैंने बता दिया 1023 केसेस, उसके लिए अपनी अकाउंटेबिलिटी पर आप जवाब नहीं दे रहे सर। उसके लिए आपको जवाब देना चाहिए, आप उस पर जवाब नहीं दे रहे मुझे सर। आपने सबको कटघरे में खड़ा किया सर, सबको कटघरे में खड़ा किया, लेकिन 1023 केसेस के लिए आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपके पास क्या आज आप इस प्लेटफॉर्म पे बैठकर बोल सकते हैं 1023 केसेस में तो पॉजिटिव टेस्ट हो गया, वो कितने लोगों के संपर्क में आए होंगे, उनसे कितने लोगों को संक्रमण हुआ होगा, उसकी गारंटी आप ले सकते हैं क्या सर? नहीं लेंगे आप। खैर बहरहाल मैं थोड़ी सी ईमानदारी की उम्मीद कर रही थी। फिरोज बख्त अहमद, जो सवाल का जवाब डॉक्टर शाहिद अली ने नहीं दिया, उसका जवाब मैं आपसे लेती हूँ। गिरफ्तारी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ऐसे लोगों की सोच को लेकर सवाल उठने चाहिए नहीं उठने चाहिए? डॉक्टर शाहिद अली प्लीज सर, यू गॉट योर टाइम से काम ले प्लीज। आप खामोश होइए साहब, मैं आपका जवाब दे रहा हूं। मैं आपको जवाब दे रहा हूं, आप प्लीज सर। डॉक्टर शाहिद अली, आई विल आस्क यू अगेन, प्लीज स्पीक ऑन योर टर्न। थैंक यू वेरी मच सर, आई अप्रिशिएट। जी नहीं है अकेले, ठीक है, और लोग भी हैं। आप अपना सवाल दोहराइए, आपने सवाल दोहराइए। देखिए ऐसा, अरे आप सवाल उन्होंने मुझसे पूछा है, आपने जवाब नहीं दिया, मैं इसका जवाब देता हूं। सुनिए, देखिए ऐसा है, बड़े अफसोस की बात है, इनसे जब सवाल पूछा गया, ये जो प्रवक्ता हैं इसके मरकज के, इन्होंने ये जवाब दिया कि 30% केसेस अगर मरकज के जरिए से आए हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, तो 70% किसके जरिए है? ये जवाब नहीं है। अगर 30% मरकज के जरिए है तो अपनी गलती को कबूल करिए और ये बताइए कि जो मौलाना साहब, देखिए ये जो मरकज है 2 फड़ों में है। एक फड़ा तो इसका जो है वो ठीक लोग हैं, उन्होंने 1.5-2 महीने पहले ही अपने अनुयायियों से कह दिया था कि आप अपने घरों में रहें, अपने मुल्कों में रहें, यहाँ नहीं आइए। इन्होंने पता नहीं उनकी जिद में आकर आधी ईंट की मस्जिद बनाते हैं। देखिए मौलाना से कहिए सामने आए, माफी मांगे, अल्लाह से माफी मांगे, हिंदुस्तानियों से माफी मांगे। और जो बात, 1 मिनट बात कह के खत्म कर रहा हूं, बस 1 सेकंड और दे दीजिए। जो 1 मिनट, जो मंत्रा हमारे वजीर आजम ने दिया था, मंत्रा क्या था? उनका मंत्रा था, एक तो आपको घर में रहना है, जनता कर्फ्यू पहला मंत्रा। दूसरा मंत्रा उनका था कि जान है तो जहान है। और तीसरा उनका जो मंत्रा था, बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रा था, लक्ष्मण रेखा। इन 3 चीजों का प्रचार हमें करना चाहिए था वहां से, जो आपका तबलीगी मरकज है। आजकल इस धर्म का प्रचार करने की, और मस्जिदों से भी ऐलान होना चाहिए कि ए लोगों, ए मुसलमानों, घर में रहो, घर में नमाज पढ़ो। खुदा के रसूल ने भी ये कहा है, हम मानने को तैयार नहीं है, हम सड़कों पे निकल रहे हैं। हम कल भी भीतर में जुमे की नमाज हुई और पुलिस ने जब उनको मारा तो ठीक है, उनके लिए मारा, उनकी सेहत के लिए, उनकी जान को बचाने के लिए डंडे बजाए। नहीं समझने को तैयार है तो हम क्या कर सकते हैं? बहुत गंभीरता के साथ इसको लेने की जरूरत है। मैं यहाँ पर किसी को सही और गलत बताने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो सवाल है उन्हें लगातार उठाने की कोशिश कर रही हूँ। संजीव का क्या सवाल है, सुन लेते हैं। कि बाहर वाले देशों में इतने सख्त कानून बनाए गए हैं जो कोरोना वायरस को कानून का उल्लंघन करते हैं, और भारत में तो इतने ये कोरोना के एटम बम जो फिर रहे हैं जगह जगह, ये गंदगी फैला रहे हैं, बीमारी फैला रहे हैं, इनके लिए कोई ऐसा हाथों हाथ कानून नहीं बन सकता जो इनको हाथों हाथ सजा दे के सख्त से सख्त इनके ऊपर कानून लाया जाए? डॉक्टर कौशल कांत, आप देना चाहेंगे सवाल का जवाब? जिस तरह से उन्होंने एक पर्टिकुलर टर्म का भी इस्तेमाल किया, ये जो घूम रहे हैं लोग। देखिए, जो अभी प्रवक्ता इनकी तरफ से आए थे वो बोल रहे थे कि मुल्ला साहब के अगेंस्ट कोई भी गिरफ्तारी का वारंट नहीं है। अगर ऐसा है तो आपकी जगह मुल्ला साहब को आके यहाँ बैठ के अपनी सफाई देनी चाहिए थी, पहली बात। दूसरी बात, ये कह रहे हैं तबलीग जमात बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। मैं आपको बताना चाहूंगा पूरी जिम्मेदारी के साथ कि उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान में 2013 से ये जमात बैन है और रशिया में भी इस जमात को बैन किया गया है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे 4 कंट्रीज ने इनको बैन किया है तो इनकी एक्टिविटी में कुछ तो प्रॉब्लम होगी, उसको भी अगर हम छोड़ते हैं। सबसे बाद में बात आते हैं कि ये जो लोग पकड़े गए हैं, ये जो लोग पकड़े हैं, जिस तरह से मेडिकल डॉक्टर्स के साथ, सिस्टर के साथ हॉस्पिटल में जिस तरह से मिसबिहेव कर रहे हैं, इसको भी कंडेम करने के लिए जमात से कोई आगे आके नहीं बोल रहा है। ये मेरी समस्या है। अभी हो क्या गया है कि सब लोग इस्लाम को बुराई करने लगे हैं, जबकि 2 तरह का इस्लाम हो गया है। एक मुल्ला का इस्लाम हो गया है, एक अल्लाह का इस्लाम हो गया है। तो अल्लाह के इस्लाम की इज्जत हर आदमी करना चाहता, पर मुल्ला के इस्लाम की इज्जत कोई नहीं करना चाहता। तो आप लोग मुल्ला का फेवर कर रहे हैं, इसी वजह से इस्लाम में प्रॉब्लम आ रही है। हम इस्लाम पूरे देश का है, इस्लाम का हर हिंदुस्तानी का है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो लोग मुल्ला के इस्लाम की बात कर रहे हैं वहां पे प्रॉब्लम आती है। आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप आके अपने गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, इसी वजह से पूरे हिंदुस्तान में एक रोष व्याप्त है, एक प्रॉब्लम हो रही है। आप उसको एक्सेप्ट करो, उसके बाद कमियां बताओ, हर आदमी सुनेगा।
जी, यहाँ पर मैं ये जो समस्या है इसके तमाम पहलू पर बात कर रही हूँ। डॉक्टर कौशल मैं आपसे जो मैं समझना चाह रही थी वो डॉक्टर के हिसाब से समझना चाह रही हूँ, डॉक्टर के लिहाज से समझना चाह रही हूँ। लेकिन थोड़ी देर पहले जो हमारे दर्शक देख रहे थे वो एडवाइजरी है, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है उसे लेकर बाकायदा आपको बताया जा रहा है कि आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है। ये स्वास्थ्य मंत्रालय की नई एडवाइजरी है। चेहरा ढकने की बात कही गई है, कोरोना को हराने की बात कही गई है, फेस कवर पहनने की बात कही गई है, सफेद जो साफ कपड़े हैं, कपड़े से बना हुआ फेस कवर जो है वो आपको पहनना है। हालांकि उसके लिए भी प्रिकॉशन की बात कही गई है। घर से निकलते वक्त आप कपड़े से बना ये फेस कवर पहने, ये इस एडवाइजरी में कहा गया है। स्वस्थ लोगों के लिए घर में बने कपड़े के फेस कवर में से संक्रमण से बचाव मुमकिन है, ये संभव है। 2 फेस कवर आपको रखने हैं ताकि थोड़ी देर इस्तेमाल के बाद, कुछ घंटों के इस्तेमाल के बाद आप उसे धो सकें, यानी चेंज कर लें। तो चेंज करते रहना है आपको लगातार फेस कवर को। और फेस कवर आपका ऐसा होना चाहिए कि फेस कवर हो जाए, मुंह और नाक उसके अंदर ढक जाए। ये एडवाइजरी है। लेकिन मैं पवन दुग्गल जी आपके पास आना चाहती हूं, क्योंकि जिस पहलू पर मैं बार बार फोकस करने की कोशिश कर रही हूं वो सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार है। सोशल मीडिया पर लॉकडाउन के खिलाफ साजिश करने का एक नेक्सस है। ऐसे लोगों को कैसे आइडेंटिफाई फेक न्यूज को लड़ने के लिए कोई विशिष्ट कानून मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग भारत के आईटी एक्ट और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों का इस्तेमाल कर सकते हैं। केंद्र सरकार को सेक्शन 69 आईटी एक्ट में पावर्स हैं कि वो इंटरसेप्शन कर सके, मॉनिटरिंग कर सके। और आज क्योंकि ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, तो इन दौर में सरकार मोबाइल इंटेलिजेंस के माध्यम से, मोबाइल सर्वेलेंस के माध्यम से इन लोगों का पता लगा सकती है। हाँ, दायित्व दे सकती है ये सर्विस प्रोवाइडर्स को कि वो भी जानकारियां प्रदान करें। हालांकि ये 21 मार्च को केंद्रीय सरकार ने नोटिफिकेशन दी है एडवाइजरी के तौर पर इन सोशल मीडिया कंपनीज को कि आप कृपया फेक न्यूज को अपने प्लेटफॉर्म्स पर ना प्रसारित करें। लेकिन ये एडवाइजरी केवल एडवाइजरी बन के रह गई है। आवश्यकता है अभी डंडा चलाने की, और वो डंडे वाले पावर तभी आप चला सकते हैं जब आप धारा से 87 आईटी एक्ट के तहत गाइडलाइंस लेकर आए जो बाध्य हों इन प्रकार के सर्विस प्रोवाइडर्स को लेकर। अगर पॉलिटिकल विल है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास कानून के प्रावधान है, उसका इस्तेमाल करते हुए आप विवश कर सकते हैं इन सोशल मीडिया प्रोवाइडर्स को कि वो आपको इनकी डिटेल्स दें और फिर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां करें। देखिए, आज जब आप फेक न्यूज को प्रसारित करते हैं, प्रकाशित करते हैं, तो आप इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी करते हैं, और फोर्जरी की जाती है ताकि लोगों को चीट किया जा सके, उनको गुमराह किया जा सके। तो 468 आईपीसी के प्रावधान काफी हद तक कारगर हो सकते हैं, जिसमें 7 साल की सजा है, जुर्माने का प्रावधान है। आवश्यकता है कि अच्छी पॉलिटिकल विल को हम इफेक्टिवली इन्फोर्स करें इन सर्विस प्रोवाइडर्स पर, और एक डिफरेंट मैसेज दें कि साहब आज की तारीख में अब ये फेक न्यूज भारतवर्ष नहीं सहेगा। आपने 2 लफ्जों का इस्तेमाल किया, एक तो पॉलिटिकल विल की आपने बात की और इफेक्टिवली उसे इंप्लीमेंट करने की बात की। आकाश का एक सवाल है, दर्शकों को वो सुनवा देते हैं। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सार्क की मीटिंग में स्पष्ट कहा गया था कि मध्य जनवरी से भारत में आ रहे बाहर से प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जा रही है और आवाजाही पर पाबंदी लगाई जा रही है। उसके बावजूद दिल्ली तबलीगी जमात में इतनी बड़ी घटना देखने को मिलती है कि आपको नहीं लगता कि यह सरकार की कहीं ना कहीं चूक है? प्रेम कुमार जी, आप बोलना चाहेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जेन्युइन सवाल है। देखिए, आज उद्धव जी आज उद्धव ठाकरे जी ने एक बात कही है कि महाराष्ट्र में भी तबलीगी जमात जो है प्रोग्राम करने वाला था, परमिशन भी मिल गया था, लेकिन माहौल को देखते हुए उन्होंने वहां वापस ले लिया और प्रोग्राम करने नहीं दिया। क्या यही काम दिल्ली में नहीं हो सकता था? दिल्ली में खुलेआम हुआ। देखिए, तबलीगी जमात से जो आंकड़े आ रहे हैं भयावह हैं, और लेकिन इसके लिए तबलीगी जमात जिम्मेदार है, पर सबसे ज्यादा सरकार जिम्मेदार है, जिसकी नाक के नीचे ये आयोजन होता रहा। विदेश से लोग आए, आप बैठे रहे, आप कोई जांच नहीं होने दी, न क्वारंटाइन हुआ और न उनको बाद में कोई एयरपोर्ट पर कोई जांच की गई। ये जो हुआ है, देखिए, ये इतना बड़ा गैर जिम्मेदारी है। तबलीगी जमात से ज्यादा बड़ी जिम्मेदार सरकार है। मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से इस बात पर जरूर ध्यान दिलाना चाहूंगा और जवाब चाहूंगा। आप आम आदमी पार्टी की सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे, आपके सारे सवाल केंद्र सरकार से है।
बिल्कुल, आम आदमी पार्टी से भी सरकार दो ठीक है, मुझे केंद्र सरकार से विदेश में मामले में केंद्र सरकार से सवाल होंगे और जी बिल्कुल बिल्कुल आपने सही याद दिलाया। सुनिए जवाब। प्रेम कुमार जी को ये पता है क्या कि WHO ने इसको कब महामारी डिक्लेयर किया? आपको डेट पता है क्या? बिल्कुल। हाँ बताइए, आप बताइए डेट। ये महामारी मार्च में संभवतः 17 तारीख थी वो। अब आपने सही बात कही। जब मार्च 17 तारीख को WHO डिक्लेयर कर रहा है, 23 जनवरी का तो WHO का ट्वीट है कि ये छुआछूत से फैलने वाली नहीं है, तो आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि 15 जनवरी से ही स्क्रीनिंग शुरू हो जाती? यह एक प्रकार का मिस इंटरप्रिटेशन या तो प्रचार है। हकीकत यह है कि मेरा एक लाइन ले लीजिए सर, एक लाइन ले लीजिए मेरा। मुझे ब्रेक लेना है, मैं वापस आऊंगी एयरपोर्ट पर वापस आऊंगी तो मैं सवाल को एक बार फिर से उठाऊंगी, लेकिन आपसे भी अपील कर रही हूँ, आपके जो सवाल हैं आप हमें लगातार पहुंचाते रहिए। #AskZ का इस्तेमाल कीजिए, नंबर जिस पर आपको हमें मैसेज करना है वो नंबर भी देखिए इस वक्त आपके स्क्रीन पर। तो आप अपना सवाल जल्दी से हम तक पहुंचाइए, आपका सवाल जिसका जवाब हम लेंगे हमारे जानकारों से, मेहमानों से। तो कहने लगते हैं कि हम सब हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों इन्हें लगता है? अगर हम इनकी गलत बात का विरोध करें तो हिंदू मुस्लिम हो जाता है, लेकिन वहीं कनिका या रथ यात्रा निकालने वालों के बारे में हम कहें तो हिंदू मुस्लिम नहीं होता। गलत तो गलत है, वो गलत का कोई धर्म थोड़ी होता है, कोई जाति थोड़ी होती है। तो हमें इनसे यही पूछना है कि आखिर ये चाहते क्या है, इनकी सोच किस स्तर की है। डॉक्टर शाहिद अली दीजिए जवाब। गलत बात को गलत कहा तो हिंदू मुस्लिम। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने लॉकडाउन का ऑर्डर कब किया था जरा बताएं। सुधांशु जी ने कहा था कि WHO ने महामारी कब डिक्लेयर की। मैं बात कर रहा हूं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने लॉकडाउन का ऑर्डर कब किया था। डिक्लेरेशन की थी 24 तारीख की रात को। 24 तारीख की रात को डिक्लेरेशन जो की थी उसमें जितने लोग वहां स्ट्रेंडेड हो गए वो हो गए। उन लोगों ने वहां से निकलने की कोशिश नहीं की कि लोग निकल जाएं वहां से। उन लोगों ने कानून का सहारा लिया कि साहब हमारे पास गाड़ियां तैयार हैं, सब कुछ है, हमें कर्फ्यू पास दे दीजिए। दिल्ली की सरकार से सिर्फ कर्फ्यू पास मांगा था, उन्होंने कानून का पालन करते हुए SHO साहब ने कहा SDM साहब के पास चले जाइए, SDM साहब ने कहा DM साहब के पास चले जाइए। ये खेल दिल्ली की सरकार उनके साथ में 31 तारीख तक खेलती रही, 25 में, 26 में, 27 में, 28 में, 29 में, 30 में, 31 तक, और उनको कर्फ्यू पास नहीं दिया गया। अब ये बताइए, उन्होंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की बात को मानकर जो जहां पर है वहीं रहेगा, ये अक्लमंदी की, देश का साथ दिया या देश के खिलाफ उन्होंने काम किया? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आप लोग जहां पर हैं वहीं रहें, लक्ष्मण रेखा को ना लांघें, जो भी आपकी लक्ष्मण रेखा है उनकी लक्ष्मण रेखा, उनकी लक्ष्मण रेखा। तो फिर मौलाना सामने आ जाए, अगर सब कुछ इतना ही दूर, मरकज की डोर को नहीं लांघा, अगर ये शीशे की तरह इतना ही साफ है, शायद साहब का साथ दिया, प्लीज भाषण लेकिन मीडिया ने क्या चलाया? मीडिया ने क्या चलाया कि साहब ये देखिए, सुन लीजिए शाहिद मरकज के लोगों की वजह से फैला। सुन लीजिए शाहिद अली जी, सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए मेरी। जी बताइए। इसका जवाब मैं दूंगा शाहिद साहब को। मैं आपको दूंगी, फिरोज बख्श साहब दूंगी मैं फ्लोर। पहली बात आप मुझे ये बताइए, मौलाना क्यों नहीं आ जाते सामने? इतने ही पाक साफ हैं तो सामने क्यों नहीं आ जाते? और मैं आपसे ये भी चाहूंगी शाहिद अली जी, आप मुझे बताइए सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में डिस्कशन कब शुरू हुआ? सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी बनाए रखना जरूरी है, ये कब सामने आने लगी ये बात? कब बार बार नहीं कहा गया इस बात को? मार्च में मैं आपको 50 स्टेटमेंट दिखा सकती हूं और आप जस्टिफिकेशन ऑफर कर रहे हैं गलती के लिए। सर फिरोज बख्श जी, आपकी बात, आपका सवाल पूरा हो गया? पहले आप सुन लीजिए फिरोज बख्श जी की बात। चाहूंगा एक मिनट वकील साहब, उनका भी काउंटर सुन लीजिए, फिर दीजिएगा मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद देखिए। मेरा भी हक है, मैं भी बोल सकता हूँ। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, एक बात सुन लें वकील साहब। मुझे बड़ा अफसोस होता है शाहिद अली साहब, मुझे बड़ा अफसोस होता है आप जैसे लॉयर्स को देख के। आपसे सवाल कुछ पूछा जाए, आप जवाब कुछ देते हैं, ठीक है। अगर आप जज के सामने इस तरह का करेंगे ना, अपनी वकालत इस तरह से करेंगे, तो आप सारे केस हार जाएंगे, और ये केस भी आप हारेंगे। इसका ये जो आप जिस तरह से वकालत कर रहे हैं, आप डुबो देंगे इस सेंटर को। ये जो मरकज है, मेरी बात सुनिए, देखिए, नहीं जज मैं नहीं हूं, जज तो ठीक है, जज तो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, और सबसे बड़ा जो जज है अल्लाह है ऊपर बैठा है, वो सबका फैसला करेगा। आप जो है इसको लेके डूबेंगे। आपको ये चाहिए कि जो मौलाना है, मौलाना साहब, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, मैं खुद आलिमों के खानदान से हूं। मौलाना साहब से कहिए कि सामने आए, अल्लाह से माफी मांगे,
अपने जो अनुयायी हैं उनको तो उन्होंने फंसा दिया इसमें पूरे कोरोना वायरस के अंदर, और खुद जो है बच के बैठ गए। ये क्या तरीका है कि भाई हमारा खून खून तुम्हारा खून पानी। इनको समझाइए, अगर आप वकील हैं, काबिल आदमी हैं, इनको समझाइए, सामने आइए, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराइए और ये माफी मांगे, पूरी दुनिया से, पूरे हिंदुस्तानियों से माफी मांगे कि जो उन्होंने काम किया है, हिंदुस्तान के खिलाफ बोला है और जमातियों को, इनोसेंट जमातियों को इन्होंने बहलाया, फुसलाया, भटकाया, भड़काया है। उससे अल्लाह भी इनको माफ नहीं करेगा। ठीक है शाहिद अली, 20 सेकंड्स। मैदान हशर में खड़ा होना है, अल्लाह हमसे पूछेगा। ठीक सर, प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये शो हमारे दर्शकों के लिए है सर, प्लीज मैं ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं कर रही हूँ। आप जितना जवाब छोटा रखेंगे उतना मेरे लिए आसान होगा, ज्यादा दर्शकों के सवालों को जवाब मिलेगा। मैं मौलाना साहब के बिहाफ पर या तबलीगी जमात के बिहाफ पर उनके प्रवक्ता की हैसियत से टेलीविजन के सामने बैठा हुआ हूं, तमाम सवालों का जवाब दे रहा हूं। आप मौलाना साहब को मिसगाइड कर रहे हैं, खुद उसका जवाब दे रहे हैं, मत कीजिए। तो इसलिए आपकी ये जिद कि मौलाना साहब सर जवाब सुनिए अब प्लीज, इसलिए आपकी ये जिद के साथ मौलाना साहब को खुद आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। मुझे एक बात बता दीजिए, क्या मौलाना साहब ने कभी कोई भविष्य में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भूतकाल में पहले कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस? ठीक है सर, आप 1024 केसेस के लिए जवाब नहीं देंगे सर, आप 1024 केसेस के लिए जवाब नहीं देंगे, आप अपनी अकाउंटेबिलिटी पर जवाब नहीं देंगे। सुधांशु त्रिवेदी जल्दी से सर, आप हाथ उठा रहे हैं, आप मैं अकाउंटेबिलिटी में बात कर रहा हूं, प्लीज आप बात करिए ना। 1024 केसेस पे आपके पास क्या जवाब है? एक एविडेंस दे दें। नहीं 1024 केसेस किसके हैं? आप मुझे एक एविडेंस दे दें। आपको तो हर बात में एविडेंस चाहिए, आपको पेशेंट में भी एविडेंस चाहिए, अब पता नहीं आपको किसका एविडेंस चाहिए। ठीक है, आप अपनी आप बताइए ना, एविडेंस तो दीजिए। गलती क्या है मौलाना साहब की? जो कि ह्यूमन इंटरेस्ट, कोरोना वायरस क्या हिंदुस्तान से पैदा हुआ है? जो कि पूरी कोरोना वायरस वुहान से आया है। उनको मौलाना साहब वुहान में कोरोना वायरस पैदा करने चाहिए थे। देखिए हमें एक और सवाल मिला है, क्या दिया जलाने या फिर थाली बजाने जैसी मुहिम से कोरोना के बढ़ते मामलों को रोका जा सकता है? सुधांशु त्रिवेदी, सवाल का भी जवाब दे दीजिए सर, ये स्निग्धा है, उनका सवाल है, इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए और आप जो उनको काउंटर करना चाह रहे थे वो भी बोल दीजिए। तो दोनों बातों का जवाब देखिए, शाहिद अली जी ने तो बड़े मासूमियत और चालाकी से कह दिया कि 24 मार्च को लॉकडाउन होगा। अरे साहब क्यों गलत बयानी कर रहे हैं? 11 मार्च को केजरीवाल जी ने कहा कि 50 से अधिक लोग नहीं इकट्ठा हो सकते, 17 मार्च को 20 लोग कर दिया और उसके बाद उन्होंने 5 लोग कर दिए 19 तारीख को। तब तक तो कोई कर्फ्यू नहीं था। ये 11 मार्च से और 24 मार्च तक आप भजन करते रहे, नमाज अदा करते रहे। उसके बाद जब पुलिस को पता चला कि इसके बावजूद यहां पे अंदर हैं और जब पूछा गया तो आपने विदेशियों को छुपाया। और दूसरी बात, जो आप कहते हैं तबलीगी जमात तो बड़ा अच्छा काम कर रही है और बड़े अच्छे ढंग से काम कर रही है, आप सबूत मांग रहे हैं ना, तो सुनिए, स्पेन की एजेंसी ने स्टेट फार अखबार में लिखा है 2008 में कि जो बार्सिलोना बॉम्बिंग हुई थी उसमें सारे के सारे लोग तबलीगी जमात से जुड़े हुए थे, 12 पाकिस्तानी, 1 बांग्लादेशी और 1 हिंदुस्तानी। अब सुनिए, फ्रेंच इंटेलिजेंस एजेंसी की 2015 की रिपोर्ट है, आज के न्यूज़ डायरेक्टर ने छापी है, उसमें तबलीगी जमात माना गया है। 2005 के लंदन बॉम्बिंग में माना गया है। विकीलीक्स में लिखा, विकीलीक्स को मैं पूर्णतः सत्य नहीं मान रहा हूं पर आज तक खंडन नहीं हुआ है कि अलकायदा अपने लोगों को ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग करता था। और तो और भारत सरकार का एक भी नहीं कोट कर रहा हूं, पाकिस्तान के सिक्योरिटी एनालिस्ट फरहान जाहिद ने यह लिखा है कि टेरर कंड्यूट के रूप में तबलीगी जमात का युद्ध हो रहा है। तो सारे सबूत हैं और मैं दर्शकों से कह रहा हूं, सब इंटरनेट पे देख लीजिए। 2008 रेस्पॉन्सिबल ये डिफेमेशन का केस। सुधांशु जी की आवाज टेक्निकल खामी के चलते क्लैरिटी के साथ नहीं आ रही है। अगला सवाल ले लेते हैं, शैलेंद्र जैन का सवाल है, क्या करें सुने। सरकार जो भी फैसला करती है उसके खिलाफ कुछ वकील, कुछ सामाजिक संगठन, ऐसे जो कुछ नेता लोग जो वकील बन गए हैं, सरकार के खिलाफ जनयाचिका लगा देते हैं। इस समय जमात ने जो ये कांड किया है, गुनाह कांड किया है, इसके खिलाफ कोई भी ये लोग जनयाचिका क्यों नहीं लगा रहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में? क्या ये लोग भी साजिश में शामिल हैं? प्रेम कुमार जी दीजिए जवाब सर। जी देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जो भी शामिल हैं, ये सरकार की नाक के नीचे हो रहा था। सरकार इसको रोक सकती थी, उनका सवाल जमात लेकिन के नहीं समय रहते कदम उठाया। अभी सुधांशु जी कह रहे हैं, सर आप सवाल पूछ रहे हैं, वो सवाल मैं भी पूछ रही हूँ, सब पूछ रहे हैं, उस सवाल के पीछे छिपिए नहीं। उन्होंने ये कहा जो लोग सरकार के फैसले के खिलाफ देश की सर्वोच्च अदालत में चले जाते हैं, जमात को लेकर सवाल क्यों नहीं कर रहे? आप जमात पर जवाब यहाँ पर बात कीजिए मुझसे।
देख, हम बिल्कुल जमात अगर गलत साबित होता है, गलत साबित करना पुलिस का काम है। हम नहीं जानते जमात की कितनी गलती है। एक मिनट सुन लीजिए 13 तारीख को दिल्ली सरकार ने प्रतिबंध लगाया था 200 लोगों के जुटने पर। वो स्पोर्ट्स इवेंट के लिए था, वो धार्मिक के लिए नहीं था। धार्मिक के लिए 16 तारीख को लगाया था। और ये जो फंक्शन हुए थे 1 से 15 के बीच हुए थे। अगर कहीं भी गलत पाया जाता है तो अगर वैधानिक तरीके से नहीं हुआ ये फंक्शन जमात का, तो वो कानूनन वो गुनहगार है। अगर वो कोरोना जो वायरस उन्होंने फैलाया उनकी जमात की फंक्शन की वजह से हुआ, तो इसके आयोजन को अनुमति देने वाला प्रशासन, सरकार, तमाम लोग दोषी हैं। उस हिसाब से जमात पर सवाल उठेंगे। प्रेम कुमार जी, 1024 केसेस कहां से आए फिर? ये उस पर बोलिए आप। ये जमात की करनी का नतीजा है, दिल्ली सरकार की करनी का नतीजा है, केंद्र सरकार की करनी का नतीजा है। आपने जमात की गैदरिंग को लेके तो इतने अगर मगर इफ्स एंड बट्स लगा दिए, पर सरकार की अकाउंटेबिलिटी आपकी जमात को क्लीन चिट या दोषी ठहराने वाला नहीं होता हूं। विरोधाभास है। जमात दोषी है या नहीं? अलग राज्यों में गए जमातियों की शिनाख्त तो हो जाएगी, पहचान तो हो जाएगी, लेकिन बस या ट्रेन में जो लोग इनसे संक्रमित हुए उनकी पहचान कैसे होगी, ये सवाल है। डॉक्टर कौशल कांत। देखिए, सबसे पहले तो इसमें जो संक्रमित हुए हैं इसके लिए तो टेस्ट ही करना पड़ेगा। वो लोग जो लोग जमात के टच में आए हैं, जैसे नर्सिंग स्टाफ हुआ, हॉस्पिटल स्टाफ हुआ, डॉक्टर्स हुए, और इन लोगों ने जिस तरीके से हॉस्पिटल स्टाफ के ऊपर बदतमीजी की ओर थूका है, तो ऐसे लोगों का तो स्पेशल स्क्रीनिंग करनी चाहिए और उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। और मैं जो प्रेम कुमार जी से एक चीज पूछना चाहूंगा, वो जमात के बारे में इफ एंड बट कह रहे हैं, पर ये लोग जो एक दूसरे पे थूप रहे हैं, क्या इनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस नहीं लगना चाहिए? मैं आपके माध्यम से सरकार से डिमांड करूंगा कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चलना चाहिए। और जमात जमात प्रेम कुमार जी सुनिए, आप मेरी तरफ से साथ में देश के साथ पूरा मिलकर के हाथ उठाइए और सुनिए तो लीजिए मेरी बात। देख लीजिए, वो सारी चीजें आज कही जा रही। सरकार क्यों सो रही थी? अगर जमात आतंकवादी था, अगर उसके स्पेन में और दुनिया जहान में अगर आतंकवादी गतिविधि थी, तो सरकार बैठी थी। सुधांशु जी को आज याद आ रहा है ये सारी चीजें। डिस्कशन में मैं बताता हूँ प्रेम कुमार जी, सर यहाँ पर करोड़ों दर्शक अपने सवालों का जवाब देने के लिए आपको देख रहे हैं। सर, मैं आप सबको स्पष्ट कर दूं, सबको स्पष्ट कर दूं, आपकी पॉलिटिक्स के डिस्कशन में जवाब ही दे रहा हूं। कुमार जी पूछ रहे हैं क्या है और किसी की नहीं है। अदिति जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये पिछले 6 साल से सरकार है ना, जमात तो चल रही 1927 से। अगर कुमार जी, दीज आर वेरी 1927 से अगर जमात चल रही है तो आपकी सरकार क्या कर रही थी इतने दिनों तक? हर चीजों को पॉलिटिक्स का रंग देने की कोशिश करेंगे आप। मोदी का साथ नहीं देना मत दो। हर चीज के लिए सरकार रिस्पॉन्सिबल। सिर्फ इतना कह रहा हूँ फिरोज जी, सिर्फ इतना कह रहा हूँ, जमात अगर इतना आतंकवादी गतिविधि में लिप्त संगठन है, वो कैसे चल रहा है? प्लीज, ये दर्शकों के लिए प्लेटफॉर्म है सर, बात आता, इसीलिए डिबेट नहीं कर रही हूं मैं। डिबेट करनी होती तो मैं कई बार डॉक्टर शाहिद अली को, जो शाहिद अली है, उनको दिखा देती तथ्यों का आईना जिन्होंने दुष्प्रचार किया बैठकर। अपनी हमारे दर्शक है रजत, क्या सोशल मीडिया को लेकर कड़े कानून का वक्त आ गया है, ये कह रहे हैं वो। पवन दुग्गल जी, देखिए, मुझे लगता है कि आज की तारीख अब टाइम आ गया है हमको इफेक्टिवली कदम उठाने का। फेक न्यूज बहुत बड़े तादाद पर आगे बन चुकी है। जो इक्के दुक्के मुकदमे हो रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, वो जो डिटरेंट इफेक्ट है वो शायद नहीं ला पा रहे हैं। तो अब मुझे लगता है केंद्रीय सरकार तुरंत सेक्शन 87 IT एक्ट के तहत रूल्स एंड रेगुलेशन घोषित करें। उसके लिए संसद जाने की आवश्यकता नहीं है, और इन रूल्स एंड रेगुलेशंस में विवश करे सर्विस प्रोवाइडर्स को कि वो इस तरह की गतिविधि को जब जब उनको रिपोर्ट किया जाए 2 घंटे में खत्म करें और उसको ट्रांसमिशन को बंद करें। दूसरा, मुझे लगता है इन एक्सेप्शनल पावर्स में आप जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस हैं उनको आप बढ़ा सकते हैं। कहीं ना कहीं लोगों को बताना है कि देखिए, आज हमारा जो मेन फोकस है वो कोरोना से लड़ने के लिए है। अगर आप हमारे को डिफोकस करने देंगे, हाँ, फेक न्यूज से हम डिफोकस जरूर होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें आपको भी एड्रेस करने की आवश्यकता होगी। होलिस्टिक अप्रोच की आवश्यकता है। फिलहाल ये पॉलिटिकल डिबेट्स की जरूरत भारतवर्ष को नहीं है।
हम जितनी जल्दी इन्फेक्शन को बचा सके, कंटेन कर सके, उसी में भारतवर्ष का भविष्य उज्जवल रहेगा। तो हम लगातार, हमारे दर्शक हम तक लगातार सवाल पहुंचा रहे हैं और इसीलिए मैं सभी मेहमान जो हैं, हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बार बार ये कह रही हूं कि जो सवाल हैं, हम उन सवालों के जवाब चाहते हैं आपसे। एक जानकार के तौर पर, एक्सपर्ट के तौर पर आपको बैठाया है। देखिए रिएक्शंस आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। हमारे दर्शक हैं विजेंद्र कुमार, वो ये कह रहे हैं कि जमात वालों की ये सोची समझी साजिश ना माना जाए। अशोक श्रीवास्तव कह रहे हैं कि कांग्रेस इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए है। साथ ही मनु है, वो ये कह रहे हैं कि अगर मक्का में सारी मस्जिदें क्लोज हैं तो इन लोगों को इकट्ठा होने की क्या जरूरत थी। ये सवाल मन्नू पूछ रहे हैं। इसके अलावा राजेश कुमार ये कह रहे हैं जैसे ही पता चला था दिल्ली की घटना का, वहीं पर ब्लॉक करना था और बिना चेक किए किसी को जाने ही नहीं देना चाहिए था। हमें इसे सीरियसली लेने की जरूरत थी। तो तमाम सवाल लगातार हम तक पहुंच रहे हैं। एक और सवाल है, यूपी सरकार ने बदसलूकी करने वालों पर रसूका लगाने का फैसला किया है, इसका कितना असर होगा? विक्रम सिंह जी। के बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। अभी तक इसको समझ रहे थे, बहुत हल्के में लोग रहे थे। खासकर जो आक्रामक पक्ष है वो भी ऐसे उल्टे सीधे सवाल करे, सीसीटीवी दिखाइए। अरे भाई, आप हाईकोर्ट जज हैं जो आप सीसीटीवी मांग रहे हैं? मुल्जिम का कोई हक नहीं होता है कि सबूत न्यायालय में पेश किया जाता है और सीसीटीवी कोई अनिवार्यता नहीं होती है कि आपको बताया जाए। राष्ट्रपति में अगर आपने जनजीवन अस्त व्यस्त किया, जो कि आपने किया, या आपने राष्ट्रीय सुरक्षा को आघात पहुंचाया, जो आपने किया, तो पहले साल भर के लिए अंदर जाइए। एडवाइजरी बोर्ड में आपकी पेशी होगी, वहां सफाई जितनी देनी है, जो सबूत मांगना है पेश करना वहां कीजिए। साल भर तक आपका कोई पुरसाए हाल नहीं रहेगा। फिर जितना आपको सफाई देनी है एडवाइजरी बोर्ड के सामने दीजिएगा। ये सारी जो नक्शेबाजी है ये आपकी 2 सेकंड में आप भूल जाएंगे जब एनएसए रख जाएगा। और ये मैं इसका स्वागत करता हूं, बहुत पहले इसका निर्णय हो जाना चाहिए था, लेकिन चलिए देर आज दुरुस्त है, ये स्वागत के योग्य कदम है। ठीक है। एक सवाल है, सोशल डिस्टेंसिंग के दुश्मन सिर्फ एक कम्युनिटी के लोग ही क्यों हैं? सिर्फ एक कम्युनिटी को ही, समुदाय विशेष को ही इससे दिक्कत क्यों हो रही है? आरके का सवाल है। शाहिद अली। सर, सोशल डिस्टेंसिंग की और इससे बड़ी क्या मिसाल दें कि मस्जिदों में नमाज पढ़नी बंद कर दी, लोगों ने घरों के अंदर अपने आप को बंद कर लिया। और कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग की आपको मिसाल चाहिए? देखिए, देश एक बहुत नाजुक वक्त से गुजर रहा है। हम सबको देश के साथ खड़े होना चाहिए। सर, यही सोशल डिस्टेंसिंग है ना जो अभी वीडियो में आ रही है। कोशिश करनी चाहिए। ऑनरेबल प्रधानमंत्री ने जो कहा है मैडम, हमें उसको मानना चाहिए। मौलाना साद साहब ने भी कहा मस्जिदों में मत जाइए, आप नमाज मस्जिदों में मत पढ़िए, आप सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाइए। मैं भी क्वारंटाइन में जा रहा हूँ, आप भी क्वारंटाइन में जाइए, यही तो कहा है। लेकिन आपने गुड साइड को अनफॉर्चुनेटली कैसे फॉलो की जा रही है सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग को तो देखिए। गुड साइड को आप लोग दिखाने को तैयार नहीं। सर, ये गुड साइड है, मुझे इसको गुड साइड कहते हैं। पेंडेमिक के टाइम पे इसको गुड साइड कहते हैं। बहुत बढ़िया सर। देश की लड़ाई लड़ने को क्यों तैयार नहीं है आखिर? आप प्रधानमंत्री साहब के साथ में लड़ाई लड़ने को क्यों तैयार नहीं है आखिर? आप क्यों इस तरह सिंगल आउट कर रहे हैं? सर, सिंगल आउट आप अगर वो मौलाना साहब कह रहे हैं कि साहब मस्जिदों में मत जाइए, नमाज मत पढ़िए, तो आप कह रहे हैं जी कब कहा है? सर, आप ये वीडियो देख रहे हैं कि नहीं? सर, मौलाना साहब कह रहे हैं आइसोलेशन में रहिए, जिस तरह से क्वारंटाइन में रहिए, तो आप कह रहे हैं साहब कब कहा है? जो आप ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं, दूसरों को कहते हैं आप क्या करें, मैं तो सर वीडियो दिखा रही हूँ, वीडियो पे आप कुछ बोल नहीं रहे। वो लक्ष्मण रेखा की जो बात कर रहे थे प्रधानमंत्री, वो दिख रही कैसे खींची गई? पूरी मीडिया की समझ में आ रहा है। नहीं, वो कैसे खींची गई लक्ष्मण रेखा, वो दिखाई दे रहे तस्वीरों में। कोई बड़ी बात नहीं है, और मैं आपको बता रहा हूँ, इतिहास इस चीज को लिखेगा। और मीडिया के बारे में आज की बहुत बुरे अल्फाजों में लिखने जा रहा है। इतिहास लिखेगा और इतिहास जमात के रोल को भी लिखेगा। 1024 लोग जो आज की तारीख में संक्रमित हैं, उनके लिए जवाबदेही को भी लिखेगा इतिहास। आप इंतजार कीजिए उस दिन का। इतिहास मुझे पढ़ा रहे हैं मीडिया में, इतिहास पढ़ा रहे हैं आप मीडिया को ना। आप अपनी अकाउंटेबिलिटी पर जरा गौर फरमाइए। कांग्रेस को प्रधानमंत्री मोदी के हर फैसले में सियासत क्यों दिखती है? सुधांशु त्रिवेदी, हमारे दर्शक का सवाल दीजिए जवाब। जरूरत है मौलाना साहब से कहिए पूरे देश को इसके खिलाफ ठीक है, प्लीज जवाब आने दीजिए यहाँ पे। सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, ये जो बात कह रहे हैं, कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है? हिंदू मुस्लिम की बात तो वही कर रहे हैं। और मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूं, नवरात्र का पूरा त्योहार गुजर गया, किसी भी मंदिर में आपने गैदरिंग देखी? फिर क्या कारण है कि मस्जिदों में ही रांची से लेकर मुजफ्फरनगर से लेकर कन्नौज तक गैदरिंग दिखाई पड़ रही थी? इसका मतलब कहीं ना कहीं अज्ञानता का फायदा उठाकर लोगों को भड़काया जा रहा था। अभी देखिए, प्रेम कुमार जी अपने मुंह से बोल गए कि वो कार्यक्रम तो 14 तारीख को खत्म हो गया था, 14-15 को, और लॉकडाउन तो 24 तारीख रात 12 बजे हुआ। 1-2 दिन लोगों को लग जाए डिस्पर्स होने में समझ में आता, 10 दिन क्यों लगा भाई?
और रही बात इसकी, उनका कहना था इतना बुरा था तो अब तक क्यों नहीं कार्रवाई हो पाई। आपको पता है यूएपीए एक्ट में संशोधन कब हुआ? अभी अक्टूबर में हुआ है। इससे पहले तो संविधान जो कार्रवाई का आधार था वो ऐसा था कि आप थोड़ा सा संगठन का नाम बदल लीजिए, उसका कार्रवाई नहीं हो सकती। अब व्यक्ति आइडेंटिफाई हो गया, तुम कहीं भी बदलो, कोई भी भेष बदलो, कोई भी संगठन में जाओ, अब आप आतंकवादी घोषित होंगे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं साहब, ये पिछली सरकारों के जमाने में बड़ा लोगों को फायदा उठाते थे। और बड़ा दुख की बात क्या है, इसी अज्ञानता का लाभ उठाकर जिन लोगों को अपनी जान जहमत में है ये समझ में नहीं आता, दूसरों की जान जहमत में डाल रहे हैं वो समझ में नहीं आता, उन्हें सीए क्या समझ में आया होगा समझा जा सकता है। देश की जनता के सामने स्पष्ट हो गया। जो अपनी जान की खैर नहीं समझ पा रहे हैं, उन्होंने कितना बढ़िया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट समझा होगा। ये वही लोग हैं जिनके लिए भाईचारे के नाम पे यह समुदाय सिर्फ चारा, उनकी राजनीति का चारा है। जैसे तमाम इंतहा पसंद तंजीमें दुनिया में काम करती हैं कि 10-20 हजार मुसलमान मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सीरिया से इराक से लेके पाकिस्तान तक, वैसे ही इन लोगों का है। अरे 2-4-5 हजार लोग मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तमाम चारों तरफ से तार जोड़ रहे हैं। हम एक बार फिर से पॉलिटिकल डिबेट में जा रहे हैं। मेरे पास समय इतना ही है। मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि आपके हर सवाल का जवाब मैं अपने मेहमानों से और जानकारों से लूं। ये कोशिश आगे भी जारी रहेगी, चाहे भले ही कितनी ही पॉलिटिक्स ढूंढने की उसमें कोशिश ना की जाए। #AskZ लगातार आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इस नंबर पर मैसेज करके #AskZ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपके सवाल को हम उठाएंगे, जैसे कि हम लगातार अभी तक करते भी आए हैं। सिलसिलेवार तरीके से आपके सवालों को उठाने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बस ये याद रखिएगा, कोरोना ना जाति देखेगा, ना धर्म देखेगा, ना लिंग देखेगा और ना आपकी आय देखेगा।